तरीका है जिसमें कि एक हॉकर की तरीके से आप कोई काम 25 साल से लगातार कर रहे हैं और उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। वहीं उसी काम, मतलब बाहर के बाहर ही आप एक काम करके जा रहे हैं, तो वो एक पार्ट है। बट आप वही चीज अंदर जाकर, अंदर घुस के एक एक चीज में पार्टिसिपेट करके फिर आप उस काम को कर रहे हैं, तो उसका जो इंटेंशन है वो चेंज हो जाता है, उसका एक्नॉलेजमेंट चेंज हो जाता है। तो पहली बात तो सिर्फ यही है कि भाई हम पूजा करते ही क्यों है। तो अगर हम पूजा करते हैं तो अपने पूजा करने के तरीके को पावरफुल बनाएं, उसको जानने की कोशिश करें। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भी ये चीज लिखी है कि मेरे को 4 प्रकार के लोग भजते हैं। उसमें एक आर्त होते हैं, आर्त उनको कहते हैं जिनको कोई ना कोई कष्ट होता है, उस कष्ट निवारण के लिए वो भगवान को याद करते हैं। ठीक है। दूसरे वो लोग होते हैं जो अर्थार्थी होते हैं, मतलब जिनको पैसा वगैरह चाहिए होता है, वो उनकी कमी होती है तो वो उसके लिए मुझे पूजा करते हैं। तीसरे वो होते हैं जिनको जिज्ञासा। नेचुरल जिज्ञासा क्यूरियोसिटी। होती है, तो वो जिज्ञासा के आधार पे करते हैं। और लास्ट जो होते हैं वो होते हैं ज्ञानी। ज्ञानी जी। तो हाँ अब ज्ञानी को नॉर्मली लोग सोचते हैं कि जो इंटेलिजेंट पीपल है, इट इज नॉट अबाउट इंटेलिजेंट पीपल, इट इज अबाउट जो लोग ज्ञान मतलब रिलेशनशिप। मैं एक दफे क्या हुआ, गूगल पे बैठ के ढूंढने लगा नॉलेज, नॉलेज क्या होती है। तो उसमें पूरा डिटेल दे रखा था, बट नोवेयर इट वाज कंक्लूडेड व्हाट इज नॉलेज। दे हैव कंसिडर्ड एवरीथिंग अंडर द नॉलेज डोमेन। अब जब आप कहोगे कि एवरीथिंग अंडर द नॉलेज डोमेन, तो आप डिस्क्रिमिनेट कैसे कर पाओगे। एंड लास्ट में लिखा हुआ था कि इट कैन नॉट बी कंक्लूडेड व्हाट इज नॉलेज। अब मैं अपने वैदिक कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए सिंपल सी बात कह रहा हूँ, नॉलेज इज रिलेशनशिप। अब जब आप नॉलेज इज रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो उस रिलेशनशिप के अंदर भी एक डिवाइन रिलेशनशिप या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के तौर पे पता चलता है, उसको विज्ञान कहते हैं। तो हमारे यहाँ जो विज्ञान है और जो दुनिया विज्ञान समझती है, वो दोनों डिफरेंट चीज है। हमारे यहाँ विज्ञान उसको कहते हैं जहां पर कि आप कुछ भी अनएक्सप्लेन्ड देखते हैं, जिसको देखने के बाद आपको पता चलता है कि ये डिवाइन है। फॉर एग्जाम्पल, पूरा यूनिवर्स किसने क्रिएट करा, इतना बड़ा है कि उसको देखने में कई 100,000 लाइट ईयर लग रहे हैं, तो भी आप उसको नहीं देख पा रहे वो कैसा है। तो इतना बड़ा स्ट्रक्चर किसने क्रिएट करा होगा, इसलिए उसको डिवाइन कह दिया। अब ये तो बहुत वैसी बात हो गई। मैं मेरे बालों को अगर स्कैन करूं और उसकी वेरिएशन को स्टडी करूं, तो मेरे हर एक बाल में कोई ना कोई एक वेरिएशन होगा, कोई साइज का, कोई कलर का, कोई टेक्सचर का, ऐसे करके मल्टीपल एस्पेक्ट्स के तौर पे। तो अब अगर मैं 800 करोड़ लोगों के बालों को एड्रेस करना शुरू कर दूं, तो उनके अंदर भी उतने हजार लाख करोड़ टाइम के वेरिएशन होंगे। तो वो इतने वेरिएशन किसने प्रोग्राम करे, तो उसको क्या कह दिया, उसको डिवाइन कनेक्ट कह दिया। इस तरीके से जब आप हर चीज में वेरिएशन को स्टडी करते हैं, यूनिकनेस को स्टडी करते हैं, और आपको ईश्वर का पता चलता है, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिवाइन। जी। क्योंकि ईश्वर को, भाई कोई बच्चा अगर इंटेलिजेंट है वो कैसे पता चलेगा, बोले जी जो उसका टेस्ट लेगा। तो आप टेस्ट जब लोगे ही नहीं, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है। जी। आप कुछ भी देखो, दुनिया के किसी पार्टिकल पे, किसी एस्पेक्ट पे कोई भी रिसर्च करो, एक एस्पेक्ट उस पूरे स्ट्रक्चर का अनएक्सप्लेन्ड निकलेगा। जो अनएक्सप्लेन्ड है वही डिवाइन का रोल प्ले है। और मतलब मैं एक छोटा सा चीज और डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। हम जो सो कॉल्ड साइंटिफिक सिस्टम की बात करते हैं, तो साइंटिफिक सिस्टम में हम जो कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं,
दैट्स ऑन द बेसिस ऑफ द सेंसेस। जी अब वो 5 सेंसेस हैं कि 9 सेंसेस हैं, दैट डजेंट मैटर। ठीक है, हम जो कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं वो ऑन द जी बेसिस ऑफ सेंसेस होता है। इस जी सेंसेस से जो कुछ भी कैप्चर होता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को जब हम प्रोसेस करते हैं, इट बिकम्स नॉलेज। इस नॉलेज को जब हम प्रोसेस करते हैं, इट बिकम्स साइंस। इस साइंस को जब हम प्रोसेस करते हैं, इट बिकम्स इंजीनियरिंग। इस इंजीनियरिंग को जब हम प्रोसेस करते हैं, इट बिकम्स टेक्नोलॉजी। तो हमारी जर्नी जो टेक्नोलॉजी की है, या टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल जिसको हम कहते हैं, वो मूव करके फाइनली कहाँ हो जाएगी? अगेन ऑब्जर्वेशन, फिर सेंसेस, हम्म, फिर इंफॉर्मेशन, फिर नॉलेज, फिर साइंस। यही अप्रोच चलता रहेगा ना। जब तक जी ये है तब तक हम्म, ये होता रहेगा। जी हम्म, और इसीलिए मैं इसको कहता हूं कि आप ऑब्जर्वेशन, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। सो फंडामेंटली जब भी आप कोई चीज में टेक्नोलॉजी देखते हैं, वो जी टेक्नोलॉजी जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म है। और हम्म, ये जो है नॉलेज, साइंस और इंजीनियरिंग, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग फॉर्म है। अंडर हम्म, फाइनली आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो हमेशा 5 सेंसेस के मूवमेंट पे जा रही है। आपका जितना सूक्ष्म में चीजों के प्रति दर्शन होगा, जी उतना डीप आप इस सब्जेक्ट को पकड़ पाएंगे। और जितना डीप आप अपने सिस्टम को, मतलब आप अपनी 5 सेंसेस या जो हमारा 24 पार्टिकल मॉडल है उसको जब आप जितना डीपली एम्बाइब कर पाएंगे, उतना डीप आप देखेंगे टेक्नोलॉजी क्रिएट होनी शुरू हो जाएगी। किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बनाई ना, बट उसका बेसिस हम्म, क्या था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, मतलब हमारे साथ में एक विरल जंदल हैं जो 1989 में मुझे पढ़ाते थे। वो 85 बैच के आईआईटी चेन्नई के पास आउट है। मतलब जी फिनोमिनल नॉलेज, 12 साल यूएस में रहे, सारा कुछ उन्होंने बहुत बहुत ही मेहनत से चीजों को बनाया, देखा। मतलब आज मैं जो कुछ भी हूँ, मतलब उनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मेरे ऊपर। तो वो 85 87 के तौर पे वो उस टाइम पर एआई के ऊपर काम कर रहे थे, हम्म, जब पूरी दुनिया में बीटेक कंप्यूटर साइंस नहीं था, चल रहे थे। हम्म, बीटेक कंप्यूटर साइंस जो है वो 85 के बाद का फिनोमिना है। उस टाइम पर भी रिसर्च पर्टेनिंग टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू हो चुके थे। और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, मतलब मेरे पास वो बुक थी। मेरे को कभी इस बात की तमीज ही नहीं थी कि ये इन्होंने क्या लिखा है, कैसे करा है। बिकॉज उस टाइम पर वो पता ही नहीं था। हम खुद ही इतने छोटे थे कि हमारी बुद्धि परिपक्व नहीं थी कि हम उस सब्जेक्ट को देख पाते या समझ पाते। तो कोई चीज 30 40 साल पहले चलनी शुरू हुई और 30 40 साल बाद उसने इतना बड़ा स्वरूप ले लिया। तो अगर आज मैं मंत्र चिकित्सा पे काम कर रहा हूं, तो आई नो कि फ्यूचर में कितने टाइम के बाद ये सब्जेक्ट कितना बड़ा हो सकता है। जी तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि मंत्र चिकित्सा इज द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन। बिकॉज मेरे वाला प्रोसेस जो है बड़ा सिंपल प्रोसेस है, वो बहुत जल्दी काम करेगा। क्योंकि उसके जितने भी डीपर प्रोसेस थे वो सारे के सारे मैं ऑलमोस्ट आइडेंटिफाई कर चुका। अब सिर्फ उसको इंजन को सेट करके और ट्रेन चलानी है। तो उतना एस्पेक्ट बचा हुआ है इस पूरी प्रक्रिया का। और
जो लोग इस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग एग्जैक्टली लाइक अ हॉकर। मेरा जो कहने का ऑब्जेक्टिव था वो था, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। मेरे गुरुजी क्या कहते थे, बोले बेटे मैं जो हूँ ईश्वर का दास हूँ, मैं मानता ही हूँ। मैं हॉकर और नौकर का एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, मैं बच्चे का भी दे सकता हूँ, बट वो बच्चे का एग्जाम्पल जो है वो उस तरह से नहीं बैठेगा। मेरे गुरुजी कहते थे बेटे मैं ईश्वर का दास हूँ, सुबह 3 बजे उठता हूँ, उठते ही भगवान को प्रणाम करता हूँ, रात को 10 बजे सोता हूँ तो भगवान को प्रणाम करके सोता हूँ कि प्रभु मैं अब सोने के लिए जा रहा हूँ, सुबह तुरंत ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपके लिए तैयार होके खड़ा हो जाऊंगा। और मैं ज्यादा से ज्यादा ईश्वर की सेवा कर सकूं, इसलिए मैं प्रति क्षण अपने शरीर का ध्यान रखता हूँ। तो सोचिए अब, वो कभी उन्होंने दास भाव के अलावा कुछ माना ही नहीं। कहते थे मैं 3 बजे उठ जाता हूँ रोज, 3 बजे उठ के क्या करता हूँ, बोले भगवान का ध्यान करता हूँ। उन्हें बताना है कि मैं उठ गया हूँ एंड आई एम रेडी टू टेक माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टुडे। रात को 10 बजे जाता हूँ, भगवान को प्रणाम करता हूँ और फिर मैं अपना सो जाता हूँ। तो मैं सिर्फ 4 घंटे जो है टेक्निकली सोता हूँ, और 4 घंटे में के अलावा जितना टाइम है उतने टाइम में भगवान के दास भाव में खड़ा हो जाता हूँ। अप्रोच हो गई है। मेरे साथ जो प्लस पॉइंट था वो ये था कि चाहे वो श्री राधा कृष्ण का युगल स्वरूप हो, चाहे 9 चक्र हो, ये सब मैंने बहुत पहले देखे पढ़े। मतलब श्री कृष्ण का युगल स्वरूप जो है वो मुझे 85 या 89 में पता चला था। तो मैं 8th या 9th में था उस टाइम पर, जब वो पेंटिंग मेरे सामने पहली बार देखी थी मैंने। मैं कहता था कह रहे ये बड़ी अजीब सी पेंटिंग है, इसमें यही नहीं पता चलता कहाँ हाथ है कहाँ पैर है। तो अब वो एक डीपली एम्बेडेड थॉट था कि जब जब मैं भगवान की पूजा करने जाता, तो मैं बोलता कि मैं शिव जी की पूजा करूं, या फिर मैं दुर्गा माँ की पूजा करूं, या मैं गणेश की पूजा करूं। मतलब मैं किसी भी फॉर्म की पूजा करने जाता तो मेरे दिमाग में डीपली सबकॉन्शियस में एक युगल स्वरूप रहता। मैं कहता नहीं गणेश की पूजा नहीं करनी है, गणेश विद रिद्धि सिद्धि पूजा करनी है। तो मतलब मेरा मार्ग कोई और बना रहा था, बचपन से बना रहा था, पहली बार जब मिला तब से बना रहा था। तो मेरे को बहुत सारी चीजें समझ में ही नहीं आती कि जब आदमी बात करता है। और ये एक ऐसा प्रोसेस है, मैं एक संस्कृत वाले सर से बात कर रहा था, तो उनसे जब मैंने बात करी तो वो मुझे हमेशा वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब चीजों पे बात करते रहते। वो कहते दुनिया का सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। मैंने सर आपने 40 साल पढ़ाई करी और टोटल टाइम वेस्ट करा, इससे अच्छा तो ना पढ़ते तो ज्यादा बेटर होता। कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि आप पूरे टाइम एक हॉकर की तरीके से काम करते रहे। आपके काम या आपके डेडिकेशन में कोई फर्क नहीं, कोई दिन ऐसा नहीं होता कि हॉकर अखबार ना डाल कर जाए। दैट्स टेक्निकली नॉट पॉसिबल। वो किसी ना किसी की ड्यूटी लगाएगा, खुद नहीं है तो कोई और आएगा, लेकिन वो डिलीवरी 100% होगी। पहला पार्ट हो गया ये बात कि ऐसा नहीं है कि वो हॉकर का रोल प्ले वीक है, बट उसका रिकग्निशन उतना ही वीक होगा। बट अगर आप मेड की तरीके से काम कर रहे हैं कि जब भी आपको काम की जरूरत पड़ी, तो जैसे मेरे गुरुजी, मतलब मैं तो सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ, रात को 10 बजे सोता हूँ, हर समय अवेलेबल रहता हूँ, बीच में दोपहर को जो है 1 घंटा आराम करता हूँ मैं, 1 बजे से लेके 2 बजे तक। तो वो आदमी क्लॉक की तरीके से काम करता था कि भाई मेरे को जो है आधे दिन की एफिशिएंसी मैंने इंश्योर कर ली, अब बाकी दिन की एफिशिएंसी मुझे इंश्योर करनी है। और मैं अगर बीमार पड़ता रहूंगा तो मेरा किस बात का दास भाव। भाई अगर आपका सर्वेंट जो है वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहा है तो आपका काम तो नहीं होगा ना।
आप हर समय जब कोई काम की जरूरत पड़ेगी आपको पता चलेगा, आपका रोल प्ले डेविएट होता जाएगा। तो वहां मेरे गुरुजी ही इस तरीके से बोलते थे कि मुझे ईश्वर के लिए अपने आप को प्रति क्षण तैयार करना है। तो प्रति क्षण तैयार रखना है कि भाई उनका कोई भी आदेश हो, कोई भी चीज मेरे को पता चले तो मुझे उसमें पूरा टाइम देना है। उसी सेम टाइम पर मुझे अपने आप को हेल्दी रखना है। मेरे गुरुजी को आई थिंक 3 बार कैंसर हुआ था और 4 बार हार्ट प्रॉब्लम हुई थी, और इतने गंदे गंदे स्किन के एक्जिमा होते थे। और जबकि उनका पैर और एक जस्ट बॉर्न बेबी का पैर, आप दोनों पैर अगर सामने रख लो अपने, आप कहो कि ये जो नया बच्चा है इसके स्किन जितनी सॉफ्ट है उतनी ही स्किन उनकी सॉफ्ट थी। वो तो क्योंकि आयुर्वेद मर्मज्ञ थे, तो जब उन्हें कोई चीज पता चलती 8-10 महीने वो दवाई खाते और फिर ठीक हो जाते। फिर हार्ट की प्रॉब्लम होती, फिर फाइनली वो गए कार्डियक अरेस्ट से, बट 100 वर्ष की आयु में गए। जब 100 वर्ष की आयु में गए तो ऐसा नहीं था कि उन्हें बिना चश्मे के दिखाई नहीं देता हो। पढ़ने के लिए उन्हें चश्मा चाहिए था, नॉर्मल देखने के लिए उनको चश्मा नहीं चाहिए था। 100 वर्ष के आदमी की बात कर रहा हूँ। दांत उनके आधे गिर गए थे, आधे नहीं गिरे थे, तो उन्होंने अपने दांतों को रिटेन करके रखा। अदरवाइज 100 वर्ष के, आज की तारीख में 60-65 में लोग डेंचर बदलवा लेते हैं। तो मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि उन्होंने जो कुछ कहा वो कर कर दिखाया, और अपना सूक्ष्म चिंतन रखा हर चीज के तौर पे। और आप दुनिया के कोई भी सब्जेक्ट पे उनसे बात करो तो वो तुरंत जवाब देते थे। वो उनका, जब हम उनसे बात करें बोले यार बेटे देखो ऐसा है, मैंने तो 9 वर्ष की आयु में जो है घर छोड़ दिया था। तो मेरे को एक दिन ये हुआ कि मैं कौन सी स्ट्रीम में जाऊं साधु बनने के लिए। तो मैं बनारस गया, मैंने कहा सारी नॉलेज जो है वो बनारस में ही सेफ गार्डेड है। तो मैं बनारस में गया और मैंने एक कमरा लिया जहां पर एक पास में एक पुस्तकालय था। उस लाइब्रेरी में जाकर मैंने सारे दर्शन ग्रंथ पढ़े, और फिर मैंने जो है निम्बार्क संप्रदाय का दर्शन जो देखा, तो उसमें वो दर्शन क्या कहता था, बीज ही वृक्ष है, वृक्ष ही बीज है। जी। तो मुझे वो दर्शन बहुत पसंद आया, क्योंकि वो दर्शन जो है वो कोएग्जिस्टेंस की बात कर रहा था। तो वो दो चीजों में ये नहीं कहता था कि ऑप्शन ए ही सही है या ऑप्शन बी सही है। वो कहता था कोई सी भी ऑप्शन हो, म्यूचुअली सभी एग्जिस्ट करती हैं। अब ये एक ऐसा पार्ट था कि हम ये सोचते थे कि कोई भी व्यक्ति साधु बन रहा है तो बिना सोचे समझे बन रहा होगा। उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली, राधा कृष्ण की उपासना करी, और सारे जीवन उस प्रक्रिया के ऊपर काम करते रहे, चलते रहे। तो मुझे समझ में आया कि कुल मिला के उन्होंने अपने जीवन में कोई भी काम बिना सोचे नहीं करा। कोई भी काम, साधु बनना है तो ठीक, जबकि वो तो इनिशियली तो फ्रीडम फाइटर थे, घर से निकले साधु बनने के लिए थे, बट उन्होंने एक इनिशियल फेज एज ए फ्रीडम फाइटर भी करा। तो जब मैं अपने आप को देखता हूं तो मैं कहता हूं कि मेरे ऊपर उस व्यक्ति का एज ए फ्रीडम फाइटर कितना इम्पैक्ट है, एज ए सेंट कितना इम्पैक्ट है, एज ए पर्सन कितना इम्पैक्ट है। मैं हर चीज में देखता हूं तो मेरे जितने भी एक्शंस हैं उसमें कहीं ना कहीं बचपन से अब तक का उस व्यक्ति का वो एक्सप्रेशन मौजूद है। तो मतलब एक मेरी नेचुरल सेल्फ है जो 50 साल की है, कभी वो 15 साल की भी होगी, 10 साल की भी होगी, उसमें बहुत सारे गुड और बैड एक्शंस भी होंगे, अभी भी होते होंगे। बट एक उस व्यक्ति का इम्पैक्ट है सिंस बर्थ ऑन ऑल माई एक्शंस। और अकेले ये ऐसा नहीं है कि मेरे एक्शन में, मेरे परिवार में जितने भी लोग हमारे, क्योंकि वो तो फैमिली गुरु जी थे, तो मतलब हर एक व्यक्ति जो भी वहां पर जाता था उसकी लाइफ में कोई ना कोई एस्पेक्ट ऐसा है जिसमें कि वो गुरु जी को ध्यान करता है और बोलता है कि यार वो चीज उनकी बिल्कुल यूनिक थी। अब मेरे गुरु जी कभी कथा प्रवचन टाइप के डोमेन में थे ही नहीं। और वो मुझे भी यही कहते थे, मैं किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, बार बार एफर्ट करता हूँ, बार बार वो कोई ना कोई उसमें जो है ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है।
और वो हमेशा ये कहते थे, बोले बेटा आज की तारीख जो है वो किताब लिखने की नहीं है, करके दिखाने की है। तो जब मैं काम करने बैठता हूँ मेरी किताब नहीं हो पाती पूरी। मैं आज मुझे 5 साल हो गए कोशिश करते हुए किताब लिखूं, कई हजार पेज लिख डाले, सब कुछ कर डाला। बट जब मैं उसको सोचता हूँ तो मुझे एक ही पार्ट समझ में आता है कि मेरे गुरुजी ये चाहते ही नहीं थे कि मैं किताब लिखूं। वो क्या चाहते थे कि मैं चीजों को करके दिखाऊं। जी। तो मंत्र चिकित्सा केवल उनकी वजह से हो रही है, या मुझे जो कुछ भी पता चल रहा है वो केवल उनकी वजह से पता चल रहा है। तो ये बड़ा यूनिक सा एस्पेक्ट है, मतलब इस एस्पेक्ट के तौर पे। बट फंक्शनिंग में मैं फिर से ये बोलूंगा, फंक्शनिंग में हम्म। हमारे को हर जगह कोई ना कोई क्वेश्चन, कोई ना कोई बिहेवियर पैटर्न ऐसा करना चाहिए विच इज इम्पैक्टफुल। अब एक मेड को ऑब्जर्व करिए, मेड आपके घर में आई, जैसे ही वो आती है एक पूरे घर में एक साई ऑफ रिलीफ होता है। अच्छा, ओहो आज ये आ गई, ये ठीक है। क्योंकि नहीं आती है तो सुबह उठते ही एक स्ट्रेस परकोलेट कर जाता है। तो आपकी एग्जिस्टेंस कैसी होनी चाहिए कि वो लोगों की लाइफ में एनर्जी का इम्पैक्ट दे, पहला पार्ट। हम्म। फिर वो हम्म। उसको झाड़ू पोंछा करना है तो वो हर एक के रूम में जाएगी, पंखा ऑन करेगी, पंखा ऑफ करेगी, फिर झाड़ू लगाएगी, फिर पोंछा लगाएगी। आप अगर उस समय सो रहे हैं तो वो साइड में सोते रहिए, वो ध्यान से बिना शोर वगैरह करे वो साफ सफाई करके चली जाएगी। फिर बर्तन धोएगी तो बर्तनों के हिसाब से बर्तन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो तो आपको बर्तन मिलते हैं। फिर वो खाना बनाएगी तो खाना बनाने के हिसाब से वो साथ। करते करते आप देखेंगे कि कोई सा भी काम अगर 19 होगा तो आपकी लाइफ में दिक्कत होगी। इसके बदले वो पारिश्रमिक लेती है, वो दैट इज अ सेपरेट पार्ट। बट क्वालिटी वर्क जो है वो हर एक की लाइफ को मैटर करता है। तो अगर वो क्वालिटी वर्क हर एक की लाइफ को मैटर करता है तो क्या वो ईश्वर की लाइफ को मैटर नहीं करेगा? मैं अगर आज अपने आप को एक हम्म। ऐसा दास मानूं जो ईश्वर के काम बनाने के लिए आया है, जी। तो मुझे काम कैसे करना चाहिए, मेरी भक्ति कैसी होनी चाहिए, मेरी पूजा पद्धति कैसी होनी चाहिए, मुझे किस तरह से उस चीज को करना चाहिए, ये तो मुझे सोचना चाहिए ना। हम्म। कि मैं जब काम करूं तो इस तरह से करूं कि भगवान को स्ट्रेस ना हो। अरे अभी तो ये काम कर रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से जो है 2 घंटे सो भी सकता हूँ। तो भगवान को भी टेंशन होती होगी ना, सारी दुनिया ईसाई हो गई, बुद्ध बुद्ध के धर्म में चले गए, मुसलमान बन गए, कोई ज्यू बन गया। जो लोग हिंदू हैं, हिंदुओं में भी रोज के रोज नई नई बाइफरकेशन होती रहती है। तो जैसे जैसे बाइफरकेशन हो रही है ऐसे ऐसे मंत्र चिकित्सा खत्म होती जा रही है, मंत्र खत्म तो ईश्वर खत्म। तो जब ये वाली प्रक्रिया चल रही हो तो भगवान भी करवट ले कहता होगा, "अरे यार पता नहीं कैसा टाइम आ गया, लोग मंत्र कोई नहीं देख रहे, मंत्र कोई भूल गए।" तो मैं ये कहता हूँ कि जब मैं काम करूं तो भगवान ये बोले कि हम्म। हाँ भाई, अभी ये गौरव शुक्ला काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ेगा। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप धूप बत्ती जलाओ नहीं जलाओ, अगरबत्ती जलाओ नहीं जलाओ, भगवान की आरती करो नहीं करो, बट कुछ ऐसा काम जरूर करो कि आपको देखकर भगवान को सुकून आ जाए। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? तो जी। मेरा मंत्र चिकित्सा का पार्ट जो है वो इस तरह से काम कर रहा है कि मतलब मैंने अपने एक रोल प्ले को आइडेंटिफाई करा कि कल को अगर मेरे बच्चों को टेक्नोलॉजी वर्सेस ईश्वर के तौर पे किसी एक को चुनना हो या दोनों को चुनना हो तो वो सही चॉइस कर पाए। आज इसी प्रोसेस से जो स्लाइड या टर्म्स लिखी हुई हैं, मैं इसी बेसिस पे क्वांटम फिजिक्स पे भी बात कर सकता हूँ, क्वांटम कंप्यूटिंग को भी कनेक्ट कर सकता हूँ और उसके इम्पैक्ट को भी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ।
तो मेरा प्रायोरिटी ये है कि कल को नंदनी अनिरुद्ध, अब नंदनी अनिरुद्ध पूरी दुनिया के बच्चे हैं मेरे लिए, तो कल को जब नंदनी अनिरुद्ध को टेक्नोलॉजी वर्सेस स्पिरिचुअलिटी में चीजों के बारे में सोचना पड़े तो उनको ये पता हो कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। हम्म, मैं सिर्फ उनको घंटे घंटाल बजाने वाले, पूजा पाठ करके वाले पार्ट पे नहीं चाहता। मैं उनको इस प्रकार से चाहता हूं कि ईश्वर रिलैक्स फील करे कि अच्छा ये बच्चे अभी सही मार्ग पे काम कर रहे हैं। क्योंकि एक पैरेलल डोमेन है जो लोगों को मारती जा रही है। आप देखो ना, वॉर में एक एक कंट्री के जब सब लोग काम करते हैं तो उसको जीडीपी कहते हैं। उस जीडीपी के अगेंस्ट जो भी वैल्यू होती है उससे गवर्नमेंट एक्सपेंसेस होते हैं। अब ये जो दुनिया भर के जो गवर्नमेंट एक्सपेंसेस हैं, ये कुछ बिजनेसमैन जो हैं उनके कंट्रोल में है। बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट, नथिंग एल्स। तो वो हम्म, ये जो जीडीपी है, ग्लोबल जीडीपी मान जी लीजिए आप इसको, जी इस ग्लोबल जीडीपी को ये बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट के लिए कॉन्टिन्यूस इम्पैक्ट कर रहे हैं। एक्शन क्या परफॉर्म हो रहे हैं? वॉर, स्पेस एक्सपीडिशन, वाटर स्केर्सिटी, destructive एक्टिविटीज, क्रिएशन ऑफ प्लास्टिक्स, क्रिएशन ऑफ टेररिज्म। ऐसे करके आप जितने भी एस्पेक्ट्स को देखेंगे उन पर ये जो सारे 800 करोड़ लोग मेहनत कर रहे हैं जिससे ग्लोबल जीडीपी बन रही है, इसका जी एक्सपेंस कहाँ हो रहा है? इन एक्टिविटीज में। आपका आइडियली काम कैसे होना चाहिए? अगर आपके घर में बच्चा है छोटा, तो आप सबसे पहले उसके फूड रिलेटेड एक्टिविटीज को देखेंगे और उसको एक हेल्दी फूड देंगे। आप उसकी एजुकेशन को देखेंगे और उसको एक हेल्दी एजुकेशन देंगे जो उसको किसी भी स्थिति में फ्यूचर रेडी बनाए। आप उसको जो है एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट देंगे जो उसको हर तरीके से अपने आप को कैसे सिक्योर्ड रखना है वो बताए। तो सिक्योर्ड इन टर्म्स ऑफ फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, ऐसे करके जो भी पैरामीटर्स हैं उन सब के बेसिस पे आप उसको कैसे सिक्योर्ड रहना है वो सिखाएंगे। फिर आप उसको जो है लग्जरी के बारे में बताएंगे कि लग्जरी क्या होती है। बोले अगर मेरे जी पास फूड की लग्जरी है तो मुझे फूड को एक पार्ट को दान करना चाहिए। अगर मेरे पास क्लोथ्स की लग्जरी है तो मुझे एक पार्ट ऑफ क्लोथ्स को डोनेट करना चाहिए। अगर मेरे पास में जो है हेल्थ की लग्जरी है तो मेरे को दूसरों की लाइफ को हेल्दी बनाने में डोनेट करना चाहिए। अगर मेरे को जो है वेल्थ की लग्जरी है तो मुझे दूसरों की लाइफ को कैसे वेल्दी बनाना है, कैसे, ये मेरी लग्जरी होनी चाहिए। किसी ब्रांड की कार को खरीदना या किसी ब्रांड के कपड़े को पहनना वो लग्जरी थोड़ी होती है। तो ये जो बिजनेसमैन है इनको कोई ड्राइव कर रहा है। और कितने बिजनेसमैन है? 2000 फैमिली हैं जिनको हम सो कॉल्ड बिलियनर्स कहते हैं। तो ये 2000 लोग जो हैं इनको जो फंड्स मिलते हैं उन फंड से ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो इस टाइप की बनाते हैं। बनानी कैसी चाहिए? इस टाइप की। तो अगर आपके हर एक एक्शन में कुछ भी ऐसा है जो एक आम आदमी की लाइफ को बेहतर नहीं बना सकता,
तो इट इज ए जी वेस्ट ऑफ पोटेंशियल। और जितने भी लोगों ने अच्छे काम करने की कोशिश करी वो कभी सक्सेसफुल नहीं हुए। आप किसी भी व्यक्ति को अगर आप देखेंगे, मतलब मैंने तो 30-40 साल इतने सारे लोगों को देखा है, आप सोच नहीं सकते। जो भी व्यक्ति बिल्कुल एक्सपर्ट कैटेगरी का किसी सब्जेक्ट या अप्रोच के तौर पर होता, वो मैंने लाइफ में कभी सक्सेसफुल ही नहीं देखा। तो मैं ये सोचता था कि ये सही लोग जो हैं, जो बिल्कुल सही हैं, जिनकी डायरेक्शन बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल अच्छा वाला काम कर रहे हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आती है? जी भाई, आप अपने बच्चे को टेस्ट करना चाहते हो, वो तो एक ठीक है, बच्चे को टेस्ट करोगे ही करोगे कि हाँ भाई वो किस क्वालिटी का बच्चा है। बट वो टेस्टिंग पूरी जिंदगी थोड़ी करोगे। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम्म, कैसे सक्सेसफुल बना जाता है, वो पार्ट हमारे को बताया ही नहीं गया। हमारे को जितनी चीजें, भाई आप ऐसे देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं मुझे टैक्स देना है, पैसे कमाने हैं, टैक्स देना है। तो मेरे पास नंबर 2 की इनकम नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। दैट्स अ वेरी लॉजिकल एक्सप्रेशन। बट जब मैं पूरे प्रोसेस को ध्यान से देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि भाई मायावती के पास 50,000 करोड़ है, लालू प्रसाद यादव ने 15,000 करोड़ का स्कैम कर दिया, फलाने ने इतने का कर दिया, ढिमकाने ने उतने का कर दिया। ऐसे कर करके हजारों लाखों करोड़ के तो स्कैम्स हो रहे हैं। तो क्या उन पे वो टैक्स का लाइबिलिटी नहीं होती? क्या वो हर समय चीजों को कैश रखते हैं? राहुल गांधी, सोनिया गांधी के पास मल्टीपल पैन कार्ड्स मिले, एक आदमी के मल्टीपल पैन कार्ड्स कैसे बन गए? क्योंकि जब ट्रांजैक्शन करना होगा कहीं ना कहीं वो डिफाइन हो। ऐसे करके पूरे सिस्टम में करप्शन फैला हुआ था। और वो करप्शन क्या कहता था? वो करप्शन ये कहता था कि आप तो ईमानदार रहो, मैं बेईमान हो जाऊं। जितने भी टॉप कॉरपोरेट्स हैं वो ये चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, वो उन टॉप कॉरपोरेट्स के प्रति 100% लॉयल रहें। और वो जो कॉरपोरेट है वो करप्ट रहे, उसको कहीं भी कैसे भी पैसा मिले वो उसके हिसाब से काम कर ले। मेरा एम्प्लॉय हमेशा ये कसम खाए कि जब तक जिंदा हम्म, रहेगा मेरी कंपनी के लिए काम करेगा और हमेशा उसके बेहतरी के लिए सोचेगा। मैं एज ए एम्प्लॉयर जब चाहूं तब उसको निकाल दूं, तो लॉयल्टी कहां से आएगी? और हम्म, जैसे ही आप सेल्फिश, मतलब अपने बारे में सोचना शुरू करोगे, सेल्फिश थॉट्स के तौर पे हम्म, काम करोगे, तो जी आपकी लाइफ तो अपने आप ही डिस्टर्ब हो जाएगी। हम्म, तो किसी ने मेरे एथिक्स में ही गेम कर दिया। जब मैंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी तो, अब जैसे बचपन से मैं क्या पढ़ाते थे, सच बोलना, सत्य के मार्ग पर चलना, ये हमें बचपन से सिखाते थे। बट सत्य नहीं बोलना है, प्रिय बोलना है। हम वो बोलें जो दूसरे के कानों को अच्छा लगे। मतलब क्या हुआ इस बात का? बताइए, क्या समझे आप? मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम्म। मैं बोली कि मैनु मतलब ट्रूथ नहीं बोलना है, मैनिपुलेट करके अगर आपकी उसको। आवाज पता नहीं क्यों कम हो गई, क्या बोले? अभी सुनाई दे रहा है? हाँ, नहीं सुनाई दे रहा है बट वो टर्म साफ नहीं सुनाई देती। मतलब ट्रूथ से ज्यादा अगर मैनिपुलेटिव स्टेटमेंट से अच्छा लगे तो। मैनिपुलेटिव, नहीं मैनिपुलेटिव एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। है। मान लीजिए किसी ने दूसरे से पूछा कि मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक है, आपने कहा बहुत बेकार।
थू, आ थू, देखते ही जो है। तो आजकल एक्सप्रेशन ऐसा होता है ना, बोले यार तेरे को मैनर्स ही नहीं है, कैसे बात कर रहा है। बोले तूने पूछा कि कैसा लग रहा है, तो मैंने बता दिया कि आग थू, बिल्कुल बेकार लग रहा है। तो जो एक्सप्रेशन है उसमें प्रिय बोलना हमारे को नहीं सिखाया गया। वो बोलना मतलब मुझे मान लीजिए सच बोलना है, ठीक है, दैट इज एक्सेप्टेड। बट सच बोलने का तरीका प्रिय बोलने से कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, उसको तो ऑब्जर्व करेंगे ना। मेरे को एक्सप्रेशन नहीं सिखाया गया। तो मतलब तीन किताबें हैं, एक पंचतंत्र, एक हितोपदेश, और तीसरी है विक्रमादित्य की, एक तो सिंहासन बत्तीसी, और एक ये वेताल पच्चीसी। सो ये अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे, जी। ये पीडीएफ में अवेलेबल है, हिंदी संस्कृत में दोनों भाषाओं के तौर पर है। तो जो ओरिजिनल जी। कोर टेक्स्ट था, जो किताबें बाजार में बिकती हैं पंचतंत्र की, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। उस जो जो जी। टेक्स्ट मेंशन्ड है, जैसे पीडीएफ के तौर पे इनके नाम डाल के देखिएगा तो आपको मिल जाएगा, नहीं होगा तो मेरे से ले लीजिएगा, मेरे पास है सारी की सारी। तो जी। मैंने ये देखा कि एक राजा के अंदर और एक सक्सेसफुल व्यक्ति के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो चीज आपको सक्सेसफुल बनाती है, वो है प्रिय बोलना, सच बोलना नहीं है। और ये श्रीमद् भगवत गीता का मैं कोट दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी और दूसरी बुक के हिसाब से। जी। झूठ बोलना तो देखिए कहीं भी प्रमोट नहीं किया जाता, कहीं भी, मतलब नोबडी एक्सपेक्ट्स कि आप झूठ बोले, बट एवरीबडी एक्सपेक्ट्स कि आप प्रिय बोले। वो एक कौन सी पिक्चर थी अक्षय कुमार की, सिंग इज किंग। तो उसमें बार बार एक डायलॉग आता है, वो बातें बड़ी अच्छी करता है, बोले जी मैं तो सच बोलता हूँ, अच्छी अपने आप लग जाती है। बट जो उसका एक्सप्रेशन था, वो एक्सप्रेशन प्रिय बोलने का था। अब आप सोचिए हम में से कितने लोग अपने बच्चों को प्रिय बोलने के तौर पे ट्रेनिंग देते हो। आपने बच्चों को खाना दिया, उन्होंने जल्दी जल्दी टीवी देखते देखते या मोबाइल देखते देखते खाना खाया और चले गए। वहीं आपके सामने दो बच्चे बैठे हो या एक हस्बैंड हो या जितने भी लोग हैं, वो एक बाइट खाएं और बोले वाह मजा आ गया, आज तो बहुत ही टेस्टी बना है। तो जो व्यक्ति कुक कर रहा है उसका खून बढ़ जाएगा। ठीक? आप अगले दिन और ज्यादा मेहनत करेंगे सो दैट कि वो लोग कुछ और अच्छा बोले आपके बारे में। तो हम अपने बच्चों को क्वालिटी के लिए ग्रूम ही नहीं करते। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ। जी। मैं अगर बच्चों को क्वालिटी प्रोसेस पे ग्रूम ही नहीं करूंगा, तो मैं उनसे कैसे एक्सपेक्ट करूंगा कि ये क्वालिटी है। मैंने बच्चों को जब भी डेवलप करा, कार ये वाली ब्रांड की, कपड़े ये वाली ब्रांड के, तो मैंने स्किल सेट को वहीं के वहीं रोक दिया इन टर्म्स ऑफ कि मैं पूरे प्रोसेस में ये स्किल सेट को यूज ही नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल कपड़े सिलने हैं, तो पहले स्टिचिंग घर में ही होती थी, फिर ब्रांड्स आ गए, फिर 100 रुपए की चीज के 10 मतलब 1000 रुपए देना शुरू हो गया। स्ट्रक्चर्ड था ना।
आप ऐसे देखो अपनी लाइफ के तौर पे कि अभी बच्चे छोटे हैं, आपने कितनी बार उनको इंस्टेड ऑफ रेडीमेड जी। टेलर्ड स्टिच दिलवाया हो? आप कितनी बार ऐसे रेस्टोरेंट या ऐसी जगह पर गए जहां पर कि खुद खाना बनाना जो है वो प्रैक्टिस करवाया हो? हम्म। कितनी बार चीजों के लिए नौकर को रखा गया हो, मशीन के रिप्लेसमेंट है? मेरे गुरुजी को पता है क्या था? हर हर वेडनेसडे या फ्राइडे को गुरुजी के आश्रम जी। में एक व्यक्ति आता था। उसका काम क्या होता था कि वो केवल गुरुजी के हाथों के पैरों के नखून काटता था और कोई काम नहीं जी। करता था। बदले में उसको महीने की तनख्वाह मिलती थी और खाना मिलता था आश्रम से। और नेग्लिजिबल सी तनख्वाह थी, कोई बहुत ज्यादा तनख्वाह नहीं थी। बट जब भी वो आता था तो वो खाना खा कर जाता था। तो ऐसे करके वो था। मैं कहता था गुरुजी पता नहीं आप अजीब सी बातें करते हो कभी कभी। एक बंदा एम्प्लॉय करने की क्या जरूरत थी? एक नेल कटर खरीद लेते और अपना काट लेते। हाथों के नखून पैरों के नखून काटने में काम ही क्या होता है? बोले बेटा जब तुम मेरे तरह से सोचना शुरू करोगे तो तुम्हें जीवन समझ में आ जाएगा। मैंने कहा वो क्या है? बोले अगर 800 करोड़ लोग किसी ना किसी व्यक्ति को एम्प्लॉय करेंगे अपने नखून काटने के लिए, तो पहली बात तो वो व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि आपके नखून सही टाइम पे कट रहे हैं। मैंने मतलब, हम्म। बोले आप अपनी पोटी धोते हो, अगर आपके नखून जरा से भी बड़े हो गए आपको चोट लग सकती है। आपको जब चोट लगेगी तो आपको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। 10 तरीके की बीमारियों के तौर पे वो उसके तौर पे बता सकता है। फिशर करके एक बीमारी होती है पाइल्स के बाद में। वो बेसिकली जो है एनस ट्रैक में कट लगने की वजह से होती है। और वो जो कट लगता है उस वो लगता प्रिंसिपली नखून बड़े होने की वजह से है। मुझे तब तक ये हम्म। पता नहीं था जब उन्होंने पहली बार ये बताया था। फिर दूसरी चीज उन्होंने बोली कि जब आप धो रहे हो हाथ और आपका ध्यान नहीं गया तो अगर थोड़े से भी नखून बड़े होंगे तो उसमें मल चिपक सकता है। तो जब मल चिपकेगा तो आप जो भी डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हो उसके अंदर जो है उसका रोल प्ले होगा। वो सेकंड पार्ट उन्होंने बोला। तीसरा पार्ट उन्होंने बोला कि आप किस क्वालिटी का एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो। बोले अगर गांव में 5,000 की पॉपुलेशन है और उसमें से 20 25 50 लोग जो हैं वो इस तरीके से अपनी रोजी रोटी प्राप्त कर रहे हैं, तो आपने अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, जीडीपी कंट्रीब्यूशन को किस तरह से डेवलप कर दिया? हर व्यक्ति दूसरे के लिए एम्प्लॉयबल हो सकता है, एम्प्लॉयबिलिटी साइकिल क्रिएट हो गई। तो उनका जो चीजों को देखने का पर्सपेक्टिव था वो मल्टीफेसेटेड था। हम्म। ये चीज तो हमें कभी बताई नहीं गई। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? जी। तो हमारे यहाँ जितने एस्पेक्ट्स थे उसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट ही नहीं कर रहे। हम मशीन सेंट्रिक हो रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी भी वो बना रहे हैं जो इंडिपेंडेंट मशीन सिस्टम हो। हम्म। हम जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे तो मेहनत कर रहे हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस बढ़े उस पे कोई मेहनत कर रहा है? हम्म। जी। कि कैसे हमारी एक स्पीशी कितनी इंटेलिजेंट है, उससे दूसरी स्पीशी और ज्यादा इंटेलिजेंट हो, उसके बाद वाली स्पीशी और ज्यादा इंटेलिजेंट हो, इस पे हम में से कोई काम कर रहा है? हम्म। तो मेरे गुरुजी का जो सोचने का तरीका था उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे। और वो एस्पेक्ट भी इसलिए थे क्योंकि एक वैदिक ट्रेडिशन जो था वो मल्टीपल डोमेन्स पे काम करता था। अब आते हैं जो हमारा मेजर एरिया है कि वो सोचते जो थे वो किस टाइप का उनका एक्शन था। उन्होंने